अगर उदाहरण के तौर पे कहूं तो छोटी सी अगर माचिस भी खरीदते हैं तो उसको देखते हैं माचिस गीली तो नहीं है, ये माचिस पहले से यूज तो नहीं हुई हुई है, इस माचिस में जो सामान है वो पूरा है या नहीं है। अगर 4-6 तीली कम होता तो आप उसको कहते हो दुकानदार को, भाई ये तो पहले से खराब है, मुझे दूसरी देगा। होता नहीं होता है। अब कितने पैसे की आती है माचिस? 2 रुपए की। जब हम तब तो 25 पैसे की आती थी। जब हम घर वालों पैसे लेने जाते तब तो बढ़ के 8 गुना बढ़ गए। अब यहां 2 चीजें निकल के आई। पहली बात कि अगर 2 रुपए कोई सामान खरीदता तो भी सोचता है, लेकिन जब वो अपनी करोड़ों रुपए से कीमती वोट देने जाता है, जो वोट उसकी मुस्तकबिल का फैसला करेगी, उसकी आने वाली नस्लों का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, जो 5 साल जो होगा उसका फैसला करेगी, उस पर सिर्फ धर्म और जाति देखता है। वो कभी काम करने वाला व्यक्ति नहीं देखता। जब वो व्यक्ति नहीं देखता, हमारे एक कहावत है कि अजमाए को अजमाओगे वही मिलेगा जो मिलता है। जब आप किसी काम करने वाले व्यक्ति को मौका नहीं दोगे तो वो क्या करके दिखाएगा? सोचने के तौर पे आपके घर में आपकी औलादे हैं, आपके बच्चे हैं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दोगे, अच्छे अवसर नहीं दोगे, तो वो क्या करके दिखा सकते हैं? भाई आप फसल भी, अगर आप बहुत से खेत किसान भी और आप पे जमीन ना हो तो क्या करोगे? दूसरे को सलाह दे सकते हो ना, खुद तो नहीं कर पाओगे ना। तो अगर आपको मौका मिलेगा तभी कुछ कर पाओगे। तो पहली बात तो मेरी ये है कि वोट बहुत कीमती है। इस वोट से ही ताकत पैदा होती है। इसी ताकत से जिनकी ताकत होती है, जिनके पास, वो जुल्म करते हैं, और जिनके पास जो कमजोर रह जाते हैं उनके साथ अन्याय होता है। दूसरी बात, माचिस के दाम अगर 25 पैसे से 2 रुपए हो गए हैं तो लगभग जो है 8 गुना उसकी वैल्यू बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। यानी कि महंगाई 8 गुना बढ़ गई। आपकी आमदनी भी 8 गुना बढ़ी क्या? जो खेती किसानी करते हैं उनकी फसल के दाम 8 गुना बढ़े क्या? जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मनरेगा में कितना पैसा मिलता है? कितना मिलता है प्रधान जी? 230 रुपए। 5 महीने से तो वो भी नहीं मिला। जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनका 5 महीने से पैसा ही नहीं आया, सरकार ने भेजा ही नहीं। सच ये है, मजदूर को पहले भी 300-400 रुपए मिलते थे और अभी भी वही 400-500 रुपए मिलते हैं, और उसके लिए उसको 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। देश में जो सरकारें बैठी उन्होंने पॉलिसी बना रखी है, काम तो 8 घंटे लेंगे, लेकिन एक को सरकारी नौकरी वालों को देंगे वो 50,000 रुपए और मजदूर को देंगे वो 500 रुपए। ये फर्क है। काम उतना ही कराते हैं, वो तो भले ही कुर्सी पे बैठ जाए, लेकिन आपको तो मेहनत मजदूरी करनी है। तो ये जो गैर बराबरी है, ये गैर बराबरी एक षड्यंत्र है। इस गैर बराबरी को इसलिए बनाया गया कि लोगों की जेब में पैसे ना आए। जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो आपका हाथ किसी आगे नहीं फैलेगा। ये सरकारें तय करती हैं कि बिजली के दाम क्या होंगे, ये सरकारें तय करती है गैस के दाम क्या होंगे, पेट्रोल के दाम क्या होंगे, डीजल के दाम क्या होंगे। ये सरकारें तय करती है किस चीज पे कितना टैक्स लगेगा। अगर ये सरकारें अच्छी होती तो गरीबों के लिए, जिनकी आय कम है, जिनके पास पैसा कम है, उनके लिए सामान सस्ता करती, उनके लिए ऐसी योजना बनाती कि उनको भी अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और ढकने के लिए अच्छी छत मिल जाती। मैं देश भर में घूमता हूं, कहीं देखता हूं कि दरवाजों की जगह चादरें लगा रखी हैं लोगों ने, कहीं देखता हूं कि कच्चे मकानों में लोग रह रहे हैं, कहीं मैं देखता हूं, देखो आज भी आपके गांव में 75 साल में हम लोग इतने आगे बढ़ पाए कि अभी हमारे गारे की चिनाई के मकान खड़े हो गए, लेकिन उन पर प्लस्तर भी नहीं हुआ। तो ये सरकारें जो हमारे टैक्स के पैसे चलती है, करती किस, ये भला किसका करती है, पैसा ले जाती कहां है? तो जब आप पढ़ोगे, जानकारी हासिल करोगे, तो आपको पता लगेगा कि आज एक खेल चल रहा है देश में। ये खेल तो बहुत पुराना है, लेकिन आज ये उजागर होने लगा है कि पैसे वाले लोग राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, उद्योगपति हैं, और इसके उसमें जब वो सरकार में आ जाते हैं तब वो फिर उनको छूट देते हैं, उनका लाखों करोड़ रुपए माफ करते हैं। गरीब के तो 100 रुपए नहीं माफ करेंगे, आपका बिजली का बिल नहीं जाएगा, कनेक्शन काट देंगे, वो एक मुकदमा और लिख देंगे। लेकिन 1-1 लाख करोड़ रुपए उनका माफ कर देते हैं, जो गरीबों की कोई मदद नहीं करते। ठीक है, ये पैसे वालों का खेल है। वो नहीं चाहते कि गरीब लोग इसमें राजनीति में एंट्री करें, क्योंकि जब सारे पैसे वाले रहेंगे तो गरीबों के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। अगर उनमें से कुछ उनके बीच में गरीब भी चुन के आ जाएंगे तो वो अपने लोगों के लिए सोचेंगे, पूछेंगे। जैसे अगर आपका बेटा पढ़ लिख के नौकरी लग जाए तो क्या अपने घर का ख्याल नहीं रखेगा, क्या अपनी माँ के लिए अच्छे कपड़े और अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं करेगा? तो ऐसे उसमें मैं समझता हूं, मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रयास करके गए, अपने 4 बच्चे जीवन कुर्बान किया, तब जाकर कुछ आगे बात बढ़ी।
भाई जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे तब तो हम पे जमीन भी नहीं थी। 50-60 साल के उनके संघर्ष के बाद आज हम पे जमीन भी है, थोड़ी थोड़ी रहने के लिए मकान भी है। लेकिन अभी काशीराम साहब ने जो संघर्ष किया उसकी वजह से आज हम अपनी बात को कहने लगे। उन्होंने जाके जो हमें जगाया, समझाया, हम अपने हक अधिकार की बात करने लगे। आज प्रधानी के चुनाव में भी कई लोग खड़े हो जाते हैं, तो उनमें चुनाव में खड़े होने का लोगों का उद्देश्य होता है, एक आदमी इसलिए खड़ा होता है कि भाई उसको कुछ साधन संसाधन मिलेंगे, कुछ पैसा वैसा कमा ले। एक आदमी इसलिए आता है जो सोचता है कि यार अगर ये कुर्सी मुझे मिले, इसके जरिए मैं जितना लोगों का भला कर सकूं, जितने लोगों के आंसू पूछ सकूं, जितने लोगों के घरों में दीपक जला सकूं, रोशनी कर सकूं, वो उस नियत से आता है। मैं इस नियत से पिछले 11 साल से काम कर रहा हूं। मैं मटोरा मान में तो पहले नहीं आया, ना मैं ताजपुरा में पहले गया, लेकिन जो सड़क पर मैं लड़ाई लड़ सकता था, चाहे किसानों की हो, पहलवानों की है, एनआरसी क्या हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल भेजना हो, मौलाना साद के ऊपर हमला हो, अब्दुल मरकज का मामला हो, पूरे देश में जब शाहीन बाग बने उसका आंदोलन हो, उसके अलावा नासिर जुनैद के साथ जब हत्या हुई उनका, चाहे तबरेज का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे और भी कोई जुल्म हो, चाहे हल्द्वानी का मामला हो, जब भी मैं जहां मेरी जरूरत पड़ी मैं गया और लड़ा। जब आप लड़ते हैं, आप किसी कमजोर की आवाज उठाते हैं, ताकतवर लोग को बर्दाश्त नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो आपको झूठे मुकदमे लगाते हैं, आपको जेल डलवाते हैं, आपके घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। ये भी मैंने कहा, मैं जेल में रह के 16-16 महीने मैंने मुसीबतें भी काटी, लाठियां भी खाई, तमाम तरह की मुसीबतें जो भी मैं गरीबों की आवाज उठाने के लिए सह सकता था मैंने की। जब नौजवानों के रोजगार का मामला है मैं लड़ा, 69 शिक्षक भर्ती में उनके साथ घोटाला हुआ तब मैं लड़ा, जब जब गरीबों के हक अधिकार की बात आई मैं लड़ा। और आखिरी में क्योंकि कुछ नेता सीबीआई द्वारा डर जाते हैं, कुछ ईडी द्वारा डर जाते हैं, कुछ इनकम टैक्स द्वारा डर जाते हैं, कुछ छोटे मुकदमे जेल से जाके हाथ जोड़ लेते हैं। मैं जब इनसे भी नहीं रुका तो मेरे ऊपर गोली भी चलाई गई, 4 गोली चली मेरे ऊपर। एक गोली मेरी पीठ में लगी हुई, लेकिन फिर भी मेरी माओ बहनों का इतना प्यार आशीर्वाद था, इतनी दुआएं थी, सदगुरु रविदास जी महाराज का, ऊपर वाले का इतना करम था कि मैं फिर बच गया। तो मुझे महसूस हुआ कि जो जिंदगी मुझे मिली है ये मुझे कुदरत ने इसलिए दी है कि मैं कुछ कर सकूं। जो काम मुझसे लेना चाहते हैं अभी वो पूरा नहीं हुआ। फिर मैं इस बात को लेके निकल गया लोगों के बीच में कि लोगों को समझा के तैयार करना है कि अब तो गुलामी छोड़ो। जो लोग आपसे वोट लेके जाते हैं और आपकी कभी बातें नहीं करते, उनको ताकत देने की बजाय ऐसे लोगों को ताकत दो ना जो कुछ करना चाहते हैं। आज जो जुल्म हो रहा है इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम। अगर हम इस जुल्म को रोक नहीं सकते तो इस जुल्म के खिलाफ बगावत तो कर सकते हैं, आवाज तो उठा सकते हैं। ये कहा गया है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर हम अन्याय सह रहे हैं, चुप है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं, अभी जो छोटे उनको नहीं पता इस देश का भविष्य क्या है, जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की उनको नहीं पता कि अगर अगले 10 साल यही हालात रहे तो क्या होगा इस देश में। उनको नहीं पता कि जो हमारी सामाजिक आजादी है, धार्मिक आजादी सब छिन जाएगी और गैर बराबरी तो हुई रही, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इन सबको रोकने का भी की ताकत बाबा साहब आपको देके गए। वो ताकत आपके अंगूठे में। पहले राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, दोनों राजाओं की सेना आती थी, आमने सामना करती थी, हजारों लोग मर जाते थे, जमीन खून से लथपथ हो जाती, तब राज बदलते थे। अब बाबा साहब ने हमारे अंगूठे में ताकत है, दिखाओ अपना अंगूठा। आपके अंगूठे में भी ताकत है, मेरे में भी है। बटन दबाओ, राज बदल दो। बटन दबाओ, अपने आदमी को कुर्सी बिठा दो। बटन दबाओ, गलत लोगों को उठा के फेंक दो। ये आज आप हमारे हाथ, आपके और मेरे सबके हाथ में। ये भी अपनी जिंदगी चाहे बदल सकती है। ये भी लोगों को अजमाते हुए इतने दिन हो गए इन लोगों को, ये वोट देते हैं, फिर 5 साल इनके बीच कोई आता ही नहीं। आप बताओ, जिसको आपने एमपी बनाया आएगा? उन्होंने तो वादा किया था नलका लगवाऊंगा, लगवा देगा नलका आपके यहाँ। तो एक तरफ वो है जो आपको झूठ वोट लेके आपसे धोखा देते हैं, एक तरफ आपका चंद्रशेखर आजाद है जो सड़कों पे लड़ रहा है और पूरी ताकत से लड़ रहा है। जितनी हिम्मत है इसकी कीमत भी चुका रहा है। भाई जिन जो लोग अन्याय कर रहे थे, अगर वो पहले तो अन्याय करके बच जाते थे, लेकिन अब उनको जेल जाना पड़ता, तो वो जेल जाते हैं सोचते हैं कि यार हमारी सरकार, ये आदमी हमें जेल भिजवा रहा है, तो इसका कुछ करो। तो इसका कुछ करने के लिए वो नुकसान पहुंचाता है, उसका नुकसान से तो मैं भरपाई हो जाएगी, लेकिन जब तक आप मेरे साथ में खड़े होंगे तब तक मैं उस लड़ाई को असल नहीं लड़ पाऊंगा जिसको मैं लड़ना चाहता। अगर आज मेरे पास ताकत होती, असल में अपने लिए कह रहा हूं, ताकत तो आपने बहुत लोग दिए, तो मैं बताता कि जो ये जालिम हुकूमत कर रही है गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, नौजवानों के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोग के साथ, तो इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। लेकिन वो भी समय आएगा। मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूं, मैं मानता हूं दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, बस हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है।
मैं उस कीमत को चुका रहा हूं, लोगों को जगा रहा हूं जा जाकर। और मेरा विश्वास है आज नहीं तो कल लोग जाग जाएंगे, क्योंकि जिस दिन इनको एहसास हो गया कि इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई और है और वो इनकी जिंदगी बदल सकता है, इनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी खत्म हो सकती है, इनके बच्चों के लिए भी अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल में बन सकते हैं, इनको भी बिजली पानी के दाम के लिए किसी के इनकी जेब नहीं कटेगी, इनको फायदा होगा और तमाम तरह की जो नए अवसर है कानून बनकर इनको मिलेंगे तो ये भी अपनी लड़ाई को लड़ने लगेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी गांव के हैं अमित जी, और वो लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहते हैं, हर तरह की समस्या के लिए खड़े होते हैं। एक वोट से कई लोग ताकतवर होंगे। आपके गांव के प्रधान जी ताकतवर होंगे, आपके विधानसभा के अध्यक्ष ताकतवर होंगे, इनकी कलम में ताकत आएगी, ये भी आपके अधिकारों के लिए अधिकारियों जाकर लड़ सकते हैं। आपका चंद्रशेखर आजाद भी ताकतवर होगा, आपका जिलाध्यक्ष भी ताकतवर होगा और इस विधानसभा को भी पूरे देश के लोग जानेंगे कि नगीना के लोगों ने एक गरीब के बेटे को, काम करने वाले को, ईमानदार व्यक्ति को लड़ने का मौका दिया। आपकी भी जो है पूरे देश में, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को जानते तो पूरे देश के लोग हैं, आप जहां जिसको रिश्तेदारी में पता करके देख लो कि चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, इस वजह से जानते हैं कि ये चंद्रशेखर आजाद बिकाऊ नहीं है, वो लड़ाका आदमी है और जब भी किसी पर जुल्म होता तो वो ना ताकत देखता ना कुछ, वो लड़ता। तो मैं आपसे बस सहयोग की अपील करके आया कि आप इस लड़ाई में मेरा सहयोग करें। तो सहयोग कैसे करोगे ये भी सुन लो। सहयोग के लिए सबसे बड़ा काम, सबसे आसान काम है कि इस बार जब लोकसभा का वोट डालने जाओ तो चंद्रशेखर आजाद को केतली के चुनाव निशान पर वोट दो। जब आप चंद्रशेखर आजाद को वोट दोगे, ये देखो ये हमारा चुनाव निशान, खड़े होकर दिखाओ भाई क्या है चुनाव निशान, बताओ आप जोर से बताओ। खाना वाना खाया नहीं, खाया अभी भंडारे में नहीं गए ना तुम लोग, कब जाओगे भंडारे में? देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, हाँ ये भी दूर कर दूंगा शिकायत। अभी दो बातें अभी निकल के आई। देखो पहली ये सब लोग वहां क्यों जाते हैं? देखो एक मिनट सुन लो, आपस में बात मत करो। एक इनका डर ये है कि हम वोट देते मशीन पे, डालते किसी को और जाते किसी को। आपको भी इस बात का डर है? फिर आपने पिछली बार जिसको वोट दी थी लोकसभा में वो जीत कैसे गया? नहीं हाथी जीता ना, पूछो हाथी जीता पिछली बार, पूछो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई? जीता नहीं जीता? आपने हाथी को वोट दिया, हाथी जीता नहीं जीता? तो यहां तो आप गलत हो रहे हो। चलो छोड़ो, बात को भी समझाता हूं। देखो सच ये है, ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी हो रही है, लेकिन चोरी वहां होती है जहां चौकीदार पहरेदार कमजोर होता है। आप भी अपने घर में माल रख के घर का कुंडा खोल के चले जाओ तो आपके घर में भी चोरी हो जाएगी। चोरी किसके यहाँ नहीं होती? जो आदमी जिम्मेदार होता है, जिसकी नजर बहुत मजबूत होती है और जो मजबूत होता है, उसके यहाँ नहीं होती चोरी। चोरी किसके यहाँ होती है? जो लापरवाह होता है। चोरी उसके यहाँ होती है जो गैर जिम्मेदार होता है। चोरी उसके यहाँ होती है जो कमजोर होता है। ना तो चंद्रशेखर आजाद कमजोर है जी, ना चंद्रशेखर आजाद लापरवाह है, और ना ही चंद्रशेखर आजाद की धन्ना शेठ का बेटा है जो अपनी एक एक वोट को किसी को चोरी करने दे। समझ रहे? तो इसलिए आपकी वोट की चोरी नहीं होगी। बैलेट पेपर की जगह, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए भी हम लोग देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। ये भी आप लोगों ने देखा हो। और अभी सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकता है हमारे फेवर में ऑर्डर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत आसान काम है। वोट हमें देकर ताकत बना दो तो हम इनको सत्ता से फाड़ देंगे। जब ये सत्ता में नहीं होंगे तो कानून हमारे हाथ में होगा बनाना। समझ रहे हो? ये आसान काम है, ये आपके हाथ में है। अकेले चंद्रशेखर की वोट भी एक गिनी जाएगी और आपकी भी। ठीक है, ये वोट से बदलता है सब कुछ। अब रही दूसरी बात, आप क्यों जाते हो? मेरी बात सुन लो। आप वहां इसलिए जाते हो, ये जो बाबा जी का वो है जहां भंडारा, आप इसलिए जाते हो कि आप अपने दुख तकलीफ लेके जाते हो वहां, हाथ जोड़ के प्रसाद चढ़ा कहते हो कि भाई हमारे दुख तकलीफ दूर हो जाए। इस देश में बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, जिनका राज होगा उन्हीं की दुख तकलीफ दूर होगी। 75 साल में तो नहीं हुई। आपने कितने माथे टेके, कहां जाके अपील की? हुई क्या? नहीं हुई ना? तो आप जाके एक और बार टेक लो, कल फिर जाकर टेक लेना, 4 दिन बाद फिर टेक लेना। दूर कैसे हो जाएगी? दूर तो करने से होगी ना भाई। जब राज उनका रहेगा तो आप लड्डू कैसे खा लोगे? वो तो आपकी रोटी भी छीनना चाहते हैं। वो तो आपकी जो धार्मिक आजादी गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाके आप करते हैं, वो भी छीनना चाहते हैं। वो तो इस देश में आपको दोयम दर्जे का नागरिक देखना चाहते हैं, जैसे आजादी से पहले थे, कि आपको हर एक चीज के लिए उनके आगे गिड़गिड़ाना पड़े, रोटी खाने के लिए भी आपको उनसे परमिशन लेनी पड़े। वो तो ऐसा मुल्क चाहते हैं। आप कैसा मुल्क चाहते हैं इसका फैसला आपको करना है भाई।
वो थोड़ा ही करेंगे। अगर वो ताकत में है भाजपा के लोग तो आपको अच्छी रोटी देंगे क्या? वो तो आपका कारोबार छीन के आपको हैंड टू माउथ करना चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाते मेरे। समझ रहे? वो आपके लिए भी इतना प्यार करते हैं, वो आपको बड़ी बड़ी बात आपको राशन देने लगे हैं। अब ये राशन लाते कहां से वो? क्या प्रधानमंत्री जी कोई अपना पैसा बेच के खरीदते क्या राशन, या मुख्यमंत्री खरीदते हैं? ये जो आप टैक्स देते हैं उसी का तो पैसा है सारा। हाँ, उनके कौन सी खेती? वो तो फोटो खिंचवाते हैं खेती में जाके। उनके कौन सी खेती है? खेती तो इनके है। ये मेहनत मजदूरी करते, ये पैदा करते हैं, इनको नहीं मिलता खाने को। क्योंकि जहां ये इस अन्न को ले जाके सरकार खरीद के और वहां बड़े बड़े गोदामों में सड़ जाता है, लेकिन गरीबों के पेट को ना जाए। इसमें मैंने एक लाला जी से एक दिन बात की थी, उन्होंने मुझे बहुत फायदे की बात बताई। ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। मैंने लाला जी से पूछा, भाई ये जो मजदूर आपके यहाँ काम करता लाल जी, यार आप इसको कितना पैसा देते हो? कि साहब इसकी जो दिहाड़ी है वो देता हूं। तो मैंने कहा आप इसको 10 दिन में पैसा देते हो, 15 दिन में, 1 महीने में पैसा देते हो? तो इसने कहा, उस लाल जी ने कहा, भाई मैं तो रोज के रोज पैसे देता हूं। मैंने कहा ऐसा क्यों? भाई जो रोज के रोज देते हैं, कुछ ये वैसे खर्च कर देता है, कुछ शराब वराब पी लेता है, उसके बच्चों को तो बचता नहीं। तो उसने कहा, चंद्रशेखर भाई अगर मैंने इसको 10 दिन का पैसा एक बार दे दिया ना, और जब इसके कनस्तर में 10 दिन का आटा होगा, तो फिर ये काम पे नहीं आएगा। मुझे अपनी दुकान पे इसकी रोज जरूरत है। ये अगर अपना शरीर यहां नहीं पीड़ेगा तो मुझे मेरे घर में पैसा नहीं आएगा। तो मैं इसको इतना ही पैसा देता हूं जिससे 1 दिन की रोटी मिले। जैसे कि इसको कल को अपने बच्चों को रोटी खिलाएं तो मेरे आके काम करे, ठीक है ना? इसको बुखार होगा ना कुछ होगा, जब इसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। और अगर मैंने इसको 10 दिन का देता तो इसको बुखार भी होगा, सारे काम होंगे, घर में भी एक दिन आराम कर पाएगा, अपने बच्चों के साथ रहेगा। तो मालिक सोचता है अपने तरीके से, उसको पता है कि आपको कैसे काम पे बुलाना है। समझ रहे हो? ये सोचने का तरीका ताकतवर लोगों का, आपका थोड़ा ही है। आप तो कहोगे ले भाई, 1 दिन के भी देने, 10 दिन के भी ले भाई, तो मेरे साथ काम करा, चला जाए, ठीक है? आप तो परेशानी भी समझोगे कि भाई इसके घर में कोई बीमारी चल रही तो आज छुट्टी रख ले, लेकिन मालिक थोड़ा सोचेगा। मालिक तो कहा मरे चाची, मुझे तो पैसे से मतलब है ना। ऐसी सरकार है आज की, वो चाहती है हमें क्या मतलब ये मरे चाची, आप मरो, देखो कोई फर्क पड़ता है? आप पे पैसे ना, इलाज कारण मर जाओ, कोई पूछने आएगा क्या आपको? कभी आपका बच्चा बीमार हुआ, आपको पैसे की जरूरत है, कोई पूछने आएगा? कभी आपको रोटी में कोई मेहमान सहमान या बेटी की शादी करने को पूछने आ गया, कुछ जरूरत है क्या? ये सब काम आसान हो सकता है। मेरी बात को याद रखना। आज ये आज धर्मशाला में खड़े कह रहा हूं, किसी का हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर जिम्मेदारी से काम करोगे, अपने बेटे को ताकत दोगे, तो किसी का हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। 1 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। ये अभी चंद्रशेखर आपको कम दिखाई देता है, वो बड़े बड़े टोपी वाले नेता ज्यादा दिखाई देते। कारण है आपने उनको कुर्सी पर बैठे देखा, आपकी चंद्रशेखर आपका इतना छोटा सा है, जैसे आम का पेड़ देखा आपने, ऐसा इतना बड़ा लगाते ना, ऐसा तो नहीं लगता, बहुत बड़ा 20 फीट का नहीं लगता ना। पॉपुलर का तो लग जाता है 15 फीट का, आम का पेड़ कितना उसका लगता है? छोटा लगता है ना। और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लिप्टिस पॉपुलर की तरह नहीं होता कि भाई 6 साल में ही हो गया, उसको समय लगता है। जब वो छोटा होता है तो मालिक उसकी रक्षा करता है, उसको सीखता है, उसको नहलाता है, उसमें खाद गिरता है, उसमें पानी देता है, कोई आवारा पशु उसको नुकसान हो उसको बचाता है, कोई आंधी तूफान में उसको नुकसान तो उसकी रक्षा करता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो फल देता नहीं देता, छांव देता नहीं देता, हर साल देता नहीं देता, आप बताओ, ठीक है नहीं? तो वो कब करेगा इस काम को? जब वो मजबूत होकर खड़ा हो जाए। जब तक आप चंद्रशेखर आजाद को मजबूत नहीं करो, चंद्रशेखर का सड़कों पे तो लड़ लेगा, लेकिन सड़कों पे थोड़ा ही बनता है कानून। कानून तो सदन में बनते हैं। अगर सदन में मैं होता और ना आपके लिए कर पाता, तब आप मुझसे कहते कि आप चंद्रशेखर तूने नहीं किया। लेकिन अभी तो आपने जिनको बनाया वो आपकी वोट लेके कभी देखने भी नहीं आते आपको पूछने। मैं तो बिना वोट लिए हमेशा लड़ रहा हूं, और जब आज कह रहा हूं आपको खड़े होकर कि मेरी आपकी वोट की लड़ाई नहीं है। जब तक मेरे खून का आखिरी कतरा रहेगा, ईमानदार से लड़ता रहूंगा। मैंने लड़ना सीखा है, ठीक है? मैं किसी धन्ना सेठ का, किसी नेता का बेटा नहीं हूं कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री या मेरी बुआ। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा हूं। मेहनत करूंगा तो आपके दिलों में जगह बनाऊंगा, काम करके दिखाऊंगा तो आपका प्यार मेरे प्रति होगा। नहीं काम करूंगा तो आप कहोगे भाई ये भी काम कर निकला। तो आपसे भी कह रहा हूं, इन अमीरों के चक्कर में मत पड़ो, जो चुनाव के समय आपको आपके अपना बताते हैं, रिश्तेदारी दिखाते हैं कि हमें वोट दे दो। हमें वोट क्यों देते हो जब आपकी जिंदगी नहीं बदल रही है? आपकी वोट से उनकी जिंदगी बदल रही है। और आपकी पूछो, अगर आपकी बच्ची को पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है तो आप ही लाओगे ना पैसे? फिर इसलिए कह रहा हूं, आप उनके पैसे वालों के चक्कर में मत पड़ो। आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? जब आप अपने बेटे को ताकत दोगे। ताकत कैसे दोगे? जब आप उसको वोट दोगे। तो निशान क्या वोट देने का बता, इनको बताने दो। इनको जोर से बताओ, पीछे जो बहनें खड़ी हैं,
यही गरीबी बेबसी जिंदगी चाहिए, इसको बदलना है। ये तीनों बहनें जो खड़ी है, बताओ बदलना है नहीं बदलना है? या ये गरीबी जिंदगी पसंद है? बदलना है ना? तो बदलने के लिए कुछ काम करना पड़ता है ना, परिवर्तन करना पड़ता है। तो परिवर्तन कैसे होगा बताओ? ये बुजुर्ग मैं तो समझ गई, तुम्हें नहीं समझ आया कैसे होगा परिवर्तन? परिवर्तन होगा जब आप वोट देके चंद्रशेखर आजाद को ताकतवर बनाओ। ठीक है? अब मेरे जाने के बाद आएंगे पैसे वाले, अरे छोड़ो उसको, ये पकड़ो 2,000 रुपए और 2 दिन अपना 3-4 दिन मौज काटो, लेकिन 5 साल क्या करोगे फिर? ये इसको कहते हैं खरीदना। और बिकता कौन है? बिकाऊ व्यक्ति। आप बिकाऊ हो गए। तो इसलिए पैसे वालों के चक्कर में मत पड़ो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। कल आपका बच्चा बीमार होगा, 20,000 रुपए का 30,000 रुपए का बिल आएगा, कहां से दोगे? कल अच्छी पढ़ाई करानी होगी तो आपको जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, घर गिरवी रखना पड़ेगा, गहने गिरवी रखना। क्यों कर रहे हो ऐसा कुछ? ऐसा कुछ करो ना कि आपकी आने वाली पीढ़ी इस देश में सम्मान के साथ जी सके और आपकी जिंदगी में बदलाव हो। ठीक है? मैं आपसे भी कह रहा हूं, एक आखिरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो ये है, वो बिल्कुल सच रिक्वेस्ट है। जिनसे लड़ रहा है बहुत ताकतवर है और उनका साथ देने के लिए बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, मजबूत लोग हैं। पूरी मीडिया की है या नहीं बताओ? कोई मीडिया की सच दिखाती है क्या आज इस देश में? झूठ तो दिखाती है। अगर आप अपराधी भी नहीं तो आपको अपराधी साबित कर देगी और अपन के अपराधी को बचा दे, करती है नहीं करती है? तो उनका मुकाबला करने के लिए भी सहयोग की जरूरत है। ठीक है? इसलिए इसके लिए घुमाओ, ये पढ़ो क्या लिखा है, ये तीनों बहनें पढ़ के बताओ क्या लिखा है। हाँ, अब इस बात को भी समझो, हमारे नेता सिखा के गए कि जिनके लिए लड़ रहे हो उनसे ही लड़ने की ताकत लो। कैसे? राजमिस्त्री देखा आपने? कोई करता है राजमिस्त्री काम? यहां कोई है तो उठाओ हाथ। तो मिस्त्री जी ये बताओ, आप अगर किसी का मकान बनाने जाते हो तो रेत सरिया घर से ले जाते हो? मालिक तो मालिक कौन है यहाँ? मालिक तो आप ही लोग हो ना भाई। अगर मिस्त्री रेत सरिया बजरी सीमेंट घर से ले जाने लग जाए तो फिर तो चल गया काम। मैं तो आपका 24 घंटे 7 दिन का वर्क, ना तो कोई फैक्ट्री चलाता, ना कोई कंपनी चलाता, ना कोई नौकरी करता। 24 घंटे 7 दिन इसी लड़ाई को लड़ता हूं। तो वो तो ये लड़ाई आपके सहयोग से लड़ी जाएगी। तो मैं कहूंगा जिलाधिकारी रख दो कनस्तर खाली है ना? तो देखा खाली, पलट के दिखाओ, देखो जादूगर की तरफ दिखाओ, इधर दिखाओ। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे आप 1 रुपए का सहयोग करें, लेकिन अपनी नेक ईमानदारी कमाई से इसमें सहयोग जरूर करें, जिससे कि इस लड़ाई को लड़ने मुझे हिम्मत पैदा हो। आप ये ना सोचो कि 1 रुपया, आपका 1 रुपया मेरे लिए लाखों रुपए से बढ़कर है, क्योंकि ये ईमानदारी का, बरकत का पैसा है। ये भ्रष्टाचारियों का, उद्योगपति का, कमीशन का, दलाली का पैसा नहीं। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा कि चाहे आप 1 रुपए की और जो ना लेके आए उसके लिए भी छूट है, वो मेरे सर पे हाथ रख देना कि भाई ठीक है, हमारी तो दुआ आशीर्वाद ही तेरे साथ। हम पे तो पैसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जिस पे है वो दे सकता, जिस पे नहीं है वो बस मुझसे ये कह दे कि भाई हम आशीर्वाद देंगे कि भाई हम तेरे साथ हैं। इसी से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है? वजन मुझे पता नहीं।